नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनूठा काम है। चलिए मिलते हैं श्रीमती आराधना जी से। नमस्कार आराधना जी। नमस्कार भैया। आराधना जी, आपका ये जो एजुकेशन का पार्ट है जी, जिसमें आप वर्षों से आपका एक कॉलेज भी चलता है। पहले तो आप हमें ये बताइए कि किस कॉलेज की आप मैनेजिंग डायरेक्टर या संचालिका है? जी, एक्चुअली मैं सिद्धेश्वर माउंटेन पब्लिक स्कूल में हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ आराधना शर्मा और मेरा स्कूल 10th तक चलता है। यहाँ मैं काफ़ी बच्चों को शिक्षा देती हूँ। कब से चल रहा है ये स्कूल? इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। अभी कहाँ तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। उनको हम लोग बाकायदा बहुत अच्छे लेवल से शिक्षा भी देते हैं और प्लस उसके साथ उनको एक्टिव भी करते हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ भी उनसे कराते हैं। इन दिनों देखा गया है शिक्षा भी एक व्यवसाय जैसा बन गया है, तो उसके लिए दिखावा भी आवश्यक हो गया है। क्या आप मानती हैं? देखिए, समय के हिसाब से तो जो आप बात कह रहे हैं वाकई ये सही है और काफ़ी स्कूल ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि वो क्या आजकल पेरेंट्स का भी एक ये मन बन गया है कि अगर आपके स्कूल में एसी है या वेल मेंटेन है तो स्कूल बहुत अच्छा है। उनको शिक्षा से थोड़ा लेना देना नहीं है, ये बात सही है। और चाहते ये है कि हमारा बच्चा अच्छी तरह शिक्षित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो पहले के लोग पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के भी थे, इंग्लिश मीडियम के भी थे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं निकल के IAS बने हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद भी जी थे, तो उन्होंने भी अपनी एजुकेशन ऐसे नहीं ली थी कि किसी स्कूल से शिक्षित लिए, मतलब शिक्षा ली हो। निर्धन वर्ग से आते थे। हाँ, निर्धन वर्ग के थे। तो हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को भी अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। जैसे बच्चे आजकल बहुत एक्टिव और बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उनको कैसे शिक्षित करना, उनको केवल शिक्षा की तरफ आपको ध्यान देना है। आप फैसिलिटी अगर उनको दे दोगे तो नेचुरल सी बात है कि उनको उसी के वो आदी भी बन जाएंगे। स्वाभाविक जीवन जीने की शैली बदल जाएगी। और आजकल पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाई क्लास, मतलब एक थोड़ा सा उन्होंने स्टेटस बना लिया। हाँ, तो ये आगे जाके उनके लिए ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए घातक हो सकता है, क्योंकि बच्चों को परिश्रम करने की आदत नहीं रहेगी। आराधना जी, दूसरा पक्ष आपका समाज सेवा है जी। कब से आप इस फील्ड में कूदी? काफी समय हो गया सर। कूदी तो नहीं, छलांग मारी है डायरेक्टली। काफी समय हुआ है। पहले तो मैं महिलाओं के लिए बहुत काम करती थी और हमारे जो पंडित विश्वनाथ शर्मा जी हैं, उनके साथ मिलकर भी मैंने काफी लोगों को सिलाई केंद्र खुलवाए हैं और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का, उनको एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने मोटिवेट भी किया है। और आज उनके संचालित भी है काफी, जो उनका जो वर्क चल रहा है तो उनका काफी अच्छा चल रहा है। उनका घर परिवार भी उससे पल रहा है, तो ये एक अच्छा काम है, तो मैंने इसमें सहयोग किया। समाज सेवा इन दिनों देखा गया है कि फोटो सेवा में तब्दील हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग भी हैं जो समाज को फोटो सेवा से जोड़ के करते हैं। देखिए, कई तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। इसके बारे में तो हम अगर टिप्पणी करेंगे तो वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप दिल से करिए। ऊपर वाला आपको मोटिवेशन देता है। अगर आज सपोज दैट आज हम किसी क्षेत्र में हैं या आप धनाढ्य हैं या नहीं है, तो आप समाज सेवा कई तरह से कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि ऊपर वाले ने आपको पैसे से सक्षम बनाया है तो एक वो माध्यम हमारी तरफ से जाता है दूसरे की सेवा करने के लिए। अपने लिए तो सभी करते हैं, देखिए पैसे की कोई लिमिट भी नहीं है। आज हम चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ कर लें, लेकिन मन में ये आता है कि भाई जो जिनको आवश्यकता है, हाँ, जो जिसको आवश्यकता है तो उसको हम लोग कर भी दें तो वो खुश हो जाएगा, उसकी फैमिली प्रॉपर चलेगी और हमारा इतना ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तो आपको अंतरात्मा में बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी होगी। आराधना जी, देखा गया है कि समाज सेवी जितनी भी विंग्स हैं यहाँ पे अपनी झांसी में, उनमें गुटबंदी बहुत ज्यादा है और सबको ये लगता है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर रही, बाकी दूसरी विंग के लोग ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे। क्या मानती हैं ऐसा है? देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि 4 लोगों के आप नॉलेज में आएंगे। तो
तो हम ये नहीं मानते कि गुटबाजी करनी चाहिए। आप सेवा करिए ना, गुटबाजी होती होगी तो ये मैं नहीं कह रही, मेरे साथ कोई गुटबाजी नहीं हुई है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड करती हूँ। यदि मुझे लगता है जहाँ गुटबाजी भी हो रही है तो मैं धीरे से इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मुझे गुटबाजी से मतलब नहीं है। आज मैं जो सोचती हूँ कि मुझे ये करना है या मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो मैं किसी से परामर्श भी नहीं लेती हूँ। अपने पैसे से, अपना शारीरिक श्रम से जो बन सकता है, हाँ, मैं बिल्कुल उनके लिए करती हूँ, समर्पित हूँ। आराधना जी, देखा गया है कि जब बहुत अच्छा कोई काम किया जाता है उसमें विघ्न बहुत आती हैं। आपके सोशल वर्क वाले पक्ष में भी अवरोध आते होंगे, किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से कोई अवरोध नहीं आया, लेकिन फैमिली को लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, सारे रिलेटिव्स को भी आपको देखना पड़ता है, सारे घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कि मतलब समाज सेवा की वजह से मैं घर परिवार की सेवा छोड़ दूं। पहले घर परिवार होता है, बाद में समाज सेवा होती है, लेकिन मैं घर परिवार में ही उतना समय देती हूँ, जो समय बचता है उससे मैं समाज सेवा करती हूँ। तो अवरोध आना स्वाभाविक है। थोड़ा सा फैमिली में लगता था कि लो वो यहाँ चली समाज सेवा के लिए या वहाँ समाज सेवा कर रही है, तो फिर ये मेरा हुआ ना कि मैं टाइम अपना बिल्कुल बांधे हुए हूँ, फिक्स टाइम किए हुए हैं। ये टाइम हमारा हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए, और उसके बाद का टाइम हमारे समाज सेवा के लिए। समाज सेवा जहाँ एक बहुत अनूठा काम है, आदरणीय काम है, वहाँ आपके जीवन साथी की क्या भूमिका है? बहुत अच्छी भूमिका है सर। अगर हमारे जीवन साथी ने हमको साथ नहीं दिया होता तो शायद हम इस स्टेज तक नहीं आ पाते। मेरे जीवन साथी ने, या यूँ कहें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, हर कदम कदम पे कोऑपरेट किया, और ये मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। तो एक्चुअली उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, चाहे वो म्यूजिक का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल वर्क का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका है। उन्होंने बल्कि कोऑपरेट किया, अप्रिशिएट किया है कि आप आगे बढ़ो। महिलाओं का, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो पुरुषों की प्राथमिकता कम हो जाएगी, लेकिन उनका मानना ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ोगे तो मेरे स्वाभिमान कहीं ना कहीं, मेरा स्वाभिमान भी मुझे जागृत करेगा और मैं गौरव महसूस करूंगा कि देखो मेरे एक महिला और मेरी पत्नी इतना कुछ कर रही है समाज में। आराधना जी, वर्तमान में आप किन किन संस्थाओं से जुड़ी हैं और किन किन पदों पे आप कार्यरत हैं? जी, एक्चुअली मैं दीक्षा सामाजिक संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सिद्धेश्वर सेवा उत्थान समिति की मैं सदस्य हूँ। बुंदेलखंड मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की बुंदेलखंड अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मण संगठन है जो, और अभी अभी मैंने एक क्लब का गठन किया है जिसका नाम है एलिट झांसी क्लब। उसका भी मैंने, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है, हम लोगों का उद्देश्य एक्चुअली अब गांव-गांव जाकर के महिलाओं में जागृति पैदा करना है और बच्चों को शिक्षित करना है। देखिए, यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो वो हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो शिक्षा पर हम लोग विशेष महत्व देते हैं और मोटिवेट करते हैं महिलाओं को, जो जागरूक अभी भी नहीं है, अभी भी परसेंटेज कम है, तो उनको जागरूक करना हमारा मेन मोटिव है, तभी वो अपने बच्चों को भी शिक्षा दे पाएंगे। आराधना जी एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं। खुद अपने लिए उनके खुद के क्या शौक हैं, वो जो एकांत में मैनेज करती हैं, क्या शौक हैं आपके? जी, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, संगीत का मुझे शौक है, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी शौक है, मुझे अच्छा लगता है। तो म्यूजिक में भी मुझे क्या है कि बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। मैं जब एज ए स्टूडेंट थी तो मैंने स्कूल में बहुत प्रोग्राम्स किए और कंपटीशन फाइट भी किया है, जिसमें हमेशा मुझे स्पेशल प्राइज मिला है। तो बांसुरी मेरा मेन शौक है बजाने। तो ये आपने सीखा है या विरासत में मिला है? जी, इसको आप यूं कह सकते हैं कि विरासत ही समझिए, क्योंकि मेरे फादर भी फ्लूट प्लेयर थे और मेरे भाई भी फ्लूट प्लेयर हैं जो कि अभी मुंबई में हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में बजाते हैं। और मेरे फादर भी जो थे वो एक बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, के.डी. शर्मा जी, जो कि विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में एज ए लेक्चरर थे। जैसा कि मुझे पता है कि आप मथुरा में जन्मी, तो बांसुरी का संबंध मथुरा से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो इसी का इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम तो इसको बिल्कुल मानते हैं कि कृष्ण की नगरी से हैं, तो वहाँ की आप ये समझ लीजिए कृष्ण और राधा की नगरी है, तो वहाँ की मोस्टली लड़कियां जितनी भी हैं
नो डाउट गाने बजाने में, डांस करने में नंबर 1 है, बहुत अच्छा गाती हैं। और बांसुरी का जो है तो ये बात सही है कि महिलाएं थोड़ी बांसुरी कम बजाती हैं, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण जी का मुझे कुछ मेरे ऊपर विशेष कृपा रही होगी जिससे मुझे बांसुरी का शौक है और बांसुरी मैंने काफी बजाई है। आपके आने वाले जीवन में जी क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुछ क्या नया ऐसा करना चाहती हैं जो धमाका करे? इसके लिए एक्चुअली मैं जो सोचा है अभी तो शुरुआत जो है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो हर महिला है, तो जो महिलाओं के लिए, जो महिला और बच्चे, इनका इतना अच्छा उज्जवल भविष्य हो, इनके लिए ही हमने काफी तैयारी करके रखी हुई है। तो पुरुष प्रधान जो लोग होते हैं ना, वो तो अपना कर ले जाते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी पीछे हैं। जागरूक होने के बाद भी महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल पाता है जो पुरुष प्रधान को मिलता है। तो कुछ ऐसा है जो महिलाओं को फायदा देगा, पुरुषों को उतना नहीं देगा? देखिए, जो क्षेत्र होते हैं अपने अपने, तो उसमें महिलाओं को फायदा होता है। जैसे समाज सेवा, बाकी आज बहुत सी महिलाएं निकलकर समाज सेवा कर रही हैं, तो इसमें पुरुषों का कोई फायदा नहीं है। पुरुष अगर गर्व तो फील कर सकते हो, गर्व फील कर सकते हैं, बिल्कुल गर्व। आज हर महिला गौरवान्वित है, क्योंकि हर क्षेत्र में देख लीजिए आप, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, या आप, तो मैंने तो ये भी देखा है कि जो खेती किसानी करती हैं महिलाएं, आज वो भी जागरूक हो रहे हैं। तो मेरा जो मेन ड्रीम है, मेरा वहां के लिए भी ड्रीम है कि आप जो भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज दैट कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसके बारे में भी महिलाओं को पूरी जानकारी हो और वो भी उसको करके अपना आगे खेतीबाड़ी का उसको और विस्तृत रूप दे सके। अगर आपसे कोई 2 ख्वाहिश आपकी जानने की बात की जाए तो क्या हो सकती है? देखिए, पहला तो ख्वाहिश का ये कि ईश्वर ने सारा कुछ दे दिया तो ख्वाहिश कुछ बची नहीं लाइफ में। इंसानी सोच होती है, ख्वाहिशें कभी नहीं मरती। ख्वाहिशें देखिए मरती तो कभी नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा चल रहा है नया तो राजनीति का चल रहा है, तो मैं चुनाव क्षेत्र में भी कूदना चाहती हूँ, इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। चलिए, बंजारा बीट आपके इस जज्बे को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि आप इसकी तैयारी करेंगी। तो ये थी आराधना जी, जो पॉलिटिक्स में पूरी तैयारी के साथ धमाका करना चाहती हैं। देखिए भविष्य में क्या होता है। बंजारा बीट से बात करने के लिए आराधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।